हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये चैप्टर ना सिर्फ आपके करिकुलम का पार्ट है बल्कि यह चैप्टर आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, टुवर्ड्स नोइंग व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच यू कैन टेक अप इन योर बिजनेसेस। सो ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है। हम एक एक पिन पॉइंटेड डिटेल इस चैप्टर की पढ़ते हैं। मैंने एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों कवर करवाई है। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन। यस स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है दिस इज इंग्लिश मीडियम चैनल एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम चैनल यानी इस चैनल पर हम आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड। एंड हिंदी मीडियम चैनल पर आपको मिलती है क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो यहाँ से पढ़ाई कर सकता है, बेनिफिट ले सकता है, वो भी हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री एजुकेशन, उनको ज़रूर शेयर करना मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज़ एज वेल एज द प्लेटफॉर्म। एंड आपको पता है कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए होती हैं, उनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। नॉट टू वरी, वी आर हियर फॉर यू। वी विल प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो, द ई नोट्स एंड ई बुक्स ऑल्सो विच आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एक लिंक गिवन है, आप जाइए एंड एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होती है। एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल क्लैरिटी से लेके क्वेश्चन से लेके रिफ्रेशर के क्वेश्चन से लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, ए टू जेड हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले हम आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, मैराथन्स भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश एंड वैदिक मैथ्स के कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो आप जल्द से जल्द ये सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट उठाइए क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। बाकी ई नोट्स एंड ई बुक्स एक एक्सेप्शन है इस केस में क्योंकि वो पेड है, तो आप जो है नीचे दी गई लिंक है वहां से जाइए एंड उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर का ये सब टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि फाइनेंसिंग तो आप समझते हो। फाइनेंसिंग मतलब कोई भी चीज़ को अगर हम खरीद रहे हैं या कोई भी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं उसके लिए पैसे हम किसी और से लेते हैं। अब वो और कोई एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक शेयर होल्डर भी हो सकता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। फाइनेंसिंग समझ गए। तो जब फाइनेंसिंग इंडिया के अंदर से की जाती है यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, उसको बोलते हैं कि इंडिया की फाइनेंसिंग है, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग है। बट जब फाइनेंसिंग हम आउटसाइड इंडिया से करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। ओके, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वंडरफुल सेशन दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू एन इंसाइट ऑन व्हाट इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इज बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा इंडिया है ना, दिस इज आवर इंडिया। अब यहां पर अपन को कुछ फंड्स की जरूरत है फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें कुछ फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जो कंस्ट्रक्शन हमें करवाना है, डैम्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो इंडिया ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया। वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया कि उन्हें फंड्स की ज़रूरत है। सो दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। वर्ल्ड बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो अदर कंट्रीज़ को सपोर्ट करती है इन द टर्म्स ऑफ फंड्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स भी रिसीव करती हैं। सो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ओके, सो ऐसा होता है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग करते हैं, राइट। सो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंसाइट्स देती हूँ। मान लीजिए कि आपको एक बिजनेस ओपन करना है, एक प्राइवेट कंपनी, उसके लिए आपको कुछ कैपिटल की नीड थी। सो आपने अपने फादर से वो कैपिटल लिया, है ना। आपके फादर का एक ऑलरेडी सेट बिजनेस है तो आपने अपने जो फादर हैं उनको डायरेक्टर बनाया और उनसे कुछ कैपिटल भी लिया, ठीक है। सो दिस इज डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, ठीक है, और इवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मान लो आपने इन्वेस्टर्स पिच की टू द वेंचर कैपिटलिस्ट, आपने बाहर से इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे फंड रेजिंग करी, ठीक है। जैसे आप देखते हो आजकल टीवी पे इन्वेस्टर्स से फंड रेजिंग करना, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक फाइनेंसिंग।
बट मान लीजिए उनमें से कोई एक इन्वेस्टर फॉरेन का इंडिविजुअल है ना, वो यहाँ का नहीं है, वो फॉरेनर है, ठीक है, बट स्टिल ही और शी इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, दैट वुड बी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। क्लियर हो गया, हाँ या ना? ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको अगर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के कुछ भी एग्जाम्पल्स पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे सब टॉपिक की तरफ कि आपकी बुक में क्या इंश्राइंड है। आपकी बुक में आप देखोगे एडीआर्स, जीडीआर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का, एंड वही पेपर में भी आता है। बाकी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मीनिंग वगैरह पेपर में नहीं आता, रिपीटेड क्वेश्चन है एडीआर जीडीआर, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जाता है। क्लियर? चलिए, so in addition to the sources discussed above, there are various avenues for organization to raise funds internationally, while with the opening of economy and operations of business organization becoming global, ये कैसे हुआ? लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन कब हुआ था? एलपीजी पॉलिसी 1991, याद है या नहीं? सो विद द ओपनिंग अप ऑफ एन इकोनॉमी, द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग ग्लोबल, इंडियन कंपनीज हैव एक्सेस टू द फंड्स इन द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम, जो एफडीआई हम सुनते हैं क्या वो भी फाइनेंसिंग है? FDI is not financing, it is investment, foreign direct investment. Foreigners are investing into India, है ना, उसको बोलते हैं foreign direct investment। जैसे फूड सेक्टर पर 100% FDI अलाउड होती है, वो फाइनेंसिंग से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो कोई भी आपको बोले, आप बोल सकते हो दैट इज इन्वेस्टमेंट, we are not borrowing money, person is investing here। okay, now various international sources from where funds may be generated are commercial banks, है ना। सो ऐसी बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सुना है या नहीं? सुना होगा ना। सो ऐसी फॉरेन बैंक्स होती हैं जो भारत में रन कर रही हैं, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड extend foreign currency loans for business purposes. They are important source of financing non-trade international operations. The type of loans and services provided by banks vary from country to country. For example, Standard Chartered emerged as a major source of foreign currency loans to Indian इंडस्ट्री, है ना। सो कमर्शियल बैंक जो फॉरेन की होती हैं वो भारत में सेट है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज अ कमर्शियल बैंक विच इज सेट इन इंडिया एंड हेल्पिंग द बिजनेसेस फॉर रेजिंग लोन्स इन फॉरेन करेंसी। yes or no? क्लियर हो गया? चलिए, सो दिस वाज फर्स्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, दैट इज कमर्शियल बैंक। सेकेंड सोर्स है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। सो अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक हैव इमर्ज्ड ओवर द ईयर्स to finance international trade and business. These bodies provide long and medium term loans, है ना, यानी कि स्मॉल ड्यूरेशन के लिए लोन्स नहीं मिलते हैं, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन्स ही मिलते हैं, एंड ग्रांट्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट इकोनॉमिकली इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहाँ होते हैं? ऐसे एरियाज, वर्ल्ड के ऐसे कोनों में जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली वो जो एरियाज हैं वो वीक हैं। ओके, सो दीज बॉडीज वेयर सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द वर्ल्ड एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर फंडिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स। द मोर नोटेबल अमॉन्ग देम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, एक्सिम बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक्सिम बैंक आप इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, है ना। सो ये तीन बैंक हैं जो सेट हुई हैं, जिनको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये क्या करती हैं? ऐसे एरियाज जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं हमारे वर्ल्ड में, ऐसी कंट्रीज जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनके जो बिजनेसेस हैं उनको लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन्स देती हैं। क्लियर? सो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन IFC, एक्सिम बैंक, और नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। नाउ नेक्स्ट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है? सट्टा बाजार, ठीक है। सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरोइंग्स इन रुपीज एज वेल एज फॉरेन करेंसी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉरेन करेंसी का। फॉरेन करेंसी में एक एग्जाम्पल होता है हेज फंड्स। नाउ व्हाट आर हेज फंड्स? ठीक है, सो हेज फंड्स क्या होते हैं? इट इज अ पूल ऑफ अमाउंट मेड बाय
foreign institutions and people and then invested into the home country, into our home country. ठीक है, so ऐसे जो foreign currencies होती हैं, foreign currencies जैसे डॉलर हो गया, यूरोज हो गए, ठीक है, सो इन करेंसीज में आप क्या कर सकते हो, इन करेंसीज की मदद से आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में एंटर कर सकते हो. ठीक है, सो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरोइंग्स इन रुपीज एज वेल एज फॉरेन करेंसी. क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट, प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. अब मैंने जो आपको बताया था कि ये 4 मार्क्स में आता ही आता है, ADR एंड GDR. सो इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ADR एंड GDR. अब आप जो ये वर्ड देख रहे हैं, A स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एंड G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल and DR in both of them stand for depository receipts. ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिट्स, इसको नोट करो. देन मैं आगे आपको कंप्लीट चार्ट बनवाती हूँ अबाउट व्हाट डिपॉजिटरी रिसिट्स आर एंड इसके बाद ADR GDR को हम डिटेल में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट यानी कि फॉरेन का स्टॉक मार्केट यानी फॉरेन का सट्टा बाजार. अब वहाँ पर कुछ ऐसी रिसिट्स होती हैं जो वहाँ की कंपनी में इशूड हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशूड हैं, बट ट्रेड हमारे यहाँ पे हो रही हैं. इनको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स. तो हम इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. सो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो कि इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. क्या बोला मैंने कि ये क्या है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, सो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स. So the local currency shares of a company are delivered to the depository bank. The depository bank issues depository receipts against these shares. Such depository receipts denominated in US dollars are known as global depository receipts. इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक लाइन को स्टूडेंट्स ब्रेक करके समझते हैं. सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? लोकल करेंसी ऑफ अ कंपनी. अब यहाँ पे कौन सी कंपनी की करेंसी की बात हो रही है? ऐसी कंपनी की करेंसी की बात हो रही है जो कि सिचुएटेड है फॉरेन में, सिचुएटेड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब मान लेते हैं इसमें एक एग्जाम्पल USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, या फिर मान लेते हैं USA ही मान लेते हैं. ठीक है, तो इसकी करेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? डॉलर्स. यस और नो? डॉलर्स होती है. सो अब क्या होगा कि ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, सो द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक. ये कंपनी के शेयर्स किसको दिए जाते हैं? डिपॉजिटरी बैंक को. अब आपके मन में आ रहा होगा, मैम व्हाट इज डिपॉजिटरी बैंक? सो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग जिस बैंक में पैसे जमा करते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक, है ना, जो शेड्यूल्स में मेंशन्ड होती है. बट ऐसी भी एक बैंक होती है जो शेयर्स के थ्रू रूट होती है ना, जिसमें पूरी शेयर्स की डीलिंग होती है. अब मैं आपको डिपॉजिटरीज के बारे में अच्छे से समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझना. ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही प्यारा टॉपिक है. सो आपको बहुत अच्छे से समझना है. देखो, सबसे पहले मैं इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम आपको समझा रही हूँ शॉर्ट में. इंडियाज डिपॉजिटरी बैंक. इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड. ठीक है, तो NSDL और CDSL इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं. अब आप बोलोगे मैम डिपॉजिटरी बैंक क्यों लिखा है? अब आपको समझ में आएगा. देखिए कैसे. अब एक पर्सन है, ठीक है, इसको करना है शेयर्स में इन्वेस्ट. इसको करना है शेयर्स में इन्वेस्ट. इसके पास कुछ फंड्स पड़े हुए हैं, इसके पास कुछ सेविंग्स हैं. ध्यान से समझना. अब इसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है.
इसको किसी कंपनी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, यानी अपना पैसा लगाना है ताकि वो डिविडेंड रिसीव कर सके, ताकि वो शेयर्स पे कमा सके पैसा। ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। यस और नो, इसके पास क्या होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट होता है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट मतलब ऐसा अकाउंट जहां पर आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, जिस अकाउंट के थ्रू आप शेयर्स परचेज करते हो। जब भी आपको कैपिटल मार्केट में ट्रेड करना है या स्टॉक मार्केट या सट्टा बाजार की दुनिया में उतरना है, तो सबसे पहली सीढ़ी ही होती है डीमैट अकाउंट, जो कोई भी कमर्शियल बैंक ओपन करके दे देती है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप डायरेक्ट कंपनी के पास तो जा नहीं सकते, तो आप कहाँ जाते हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डोंट वरी, आपने जो ग्रो ऐप सुना है, आप स्टॉक्स ऐप सुना है, ज़ीरोधा सुना है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये ब्रोकर्स हैं, ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, एप्लीकेशंस क्या है, ये ब्रोकर्स हैं। इवन ऑफलाइन ब्रोकर फर्म्स भी होती हैं, इवन कुछ बैंक्स भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ब्रोकरशिप की। तो ये जितने भी लोग ब्रोकर बन के बैठे हैं आज की दुनिया में, उनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ये रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, और इनका कांटेक्ट किसके साथ होता है, इनका कांटेक्ट होता है डिपॉजिटरी के साथ। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम डिपॉजिटरी कौन है। सो स्टूडेंट्स, डिपॉजिटरी कौन होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है ना, इनको अपने शेयर इशू करने हैं, इशू करने हैं मतलब शेयर बेचने हैं, मतलब क्या करनी है, फंड रेजिंग करनी है, मतलब इनको क्या है, इनको पैसों की जरूरत है इस कंपनी को। तो ये कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स डिपॉजिटरी को बताएगी कि हमें ये शेयर्स जो है वो सेल करने हैं। ठीक है, डिपॉजिटरीज को कंप्लीट इशू की लिस्ट दे देगी। इसके अलावा ये जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। हमारे देश में 7 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें 2 आप अच्छे से जानते हैं, NSE और BSE, बाकी कमोडिटीज के लिए है, और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वो कमोडिटी मार्केट भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE में आपने अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया। ठीक है, अब आपके शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे अगर कंपनी का IPO आ जाता है, और कंपनी का IPO सैंक्शन हो जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेज भी फुलफिल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपकी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हो गई है, और वो लिस्ट किसके पास है, इश्यूज की डिपॉजिटरी के पास है। मतलब आपकी कंपनी कितने शेयर बेचेगी, किस प्राइस पे बेचेगी, पूरा का पूरा, कितने शेयर्स अवेलेबल है, कितने बिक गए, पूरा डेटा किसने मेंटेन करके रखा है, डिपॉजिटरी। और इसी डिपॉजिटरी के अंदर कौन आते हैं, ये रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो हम जब एज अ पर्सन इस ब्रोकर से पूछते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, या ऐप पर हम देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर अवेलेबल हैं, किस प्राइस पे अवेलेबल हैं, और उसके थ्रू खरीदते हैं। मतलब हम डिपॉजिटरी के थ्रू रूट हो रहे हैं कंपनी में, और हमारे डीमैट अकाउंट से पैसा जो है वो कट के कंपनी के अकाउंट में जाता है वाया डिपॉजिटरी। ठीक है, क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। सो डिपॉजिटरी बेसिकली मीडिएटर है ना। डिपॉजिटरी क्या है, एक ऐसी बैंक है जो शेयर्स की बैंक है, जहां पर कंपनी शेयर्स की पूरी लिस्ट दे देती है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शेयर होल्डर्स को लेके आता है, पूरे इंडिया के लोगों को कंपनी से कनेक्ट करने का काम किसका है, डिपॉजिटरीज का। और डिपॉजिटरी एक ऐसी बैंक है जहां पर कंपनी शेयर्स कीप करती है, यानी शेयर्स रखती है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक। क्लियर हो गया सबका। अब आपको समझ आ रहा होगा, ये तो भारत की बात हो गई, NSDL, CDSL। ऐसे ही डिपॉजिटरी बैंक इंटरनेशनली भी होती हैं। ठीक है, NSDL, CDSL तो इंडिया की है, ऐसे ही इंटरनेशनली भी होती हैं। तो अब समझ आया। सो द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू द डिपॉजिटरी बैंक। यानी कोई फॉरेन कंपनी है, USA की कोई कंपनी है, एक्स लिमिटेड, एक्स कंपनी, ठीक है, इन्होंने अपने शेयर्स कहाँ पे लिस्ट कराए हैं, फॉरेन की डिपॉजिटरी में। ठीक है, नाउ द डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज डिपॉजिटरी रिसिट्स। अब ये जो डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या दे रही है, डिपॉजिटरी की रसीद दे रही है, क्योंकि वो शेयर्स जो हैं वो जमा हो चुके हैं उनके पास। तो सच डिपॉजिटरी रिसिट्स आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। ये जो रिसिट्स होती हैं US डॉलर्स में होती हैं, और ये ग्लोबली ट्रेड की जाती हैं, ग्लोबली लोग इसे परचेज करते हैं, एंड ये एक कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर हो गया। नाउ GDR is a negotiable instrument and can be transferred freely like any other security। मेरे पास GDRs हैं,
मैं किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ये फ्री ट्रांसफरेबिलिटी लेके आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्टली इन इंडियन कंटेक्स्ट GDR is an instrument issued abroad by an Indian company to raise funds in the same foreign currency and is listed and traded on a foreign stock exchange। समझ में आया? तो वही जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। सो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो GDR क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय एन इंडियन कंपनी। इंडिया की कंपनी ने इसे अब्रॉड में इशू किया है ना, टू रेज फंड्स फ्रॉम सम फॉरेन करेंसी, है ना। तो डॉलर्स में फंड रेजिंग करनी है इंडिया की कंपनी को, इसलिए उन्होंने इंडियन कंपनी ने फॉरेन में इसे इशू किया है एंड लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सो होल्डर ऑफ GDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इट रिप्रेजेंट। अगर किसी के पास GDR है तो GDR के थ्रू जितने भी डिपॉजिटरी रिसिट कन्वर्ट करने पे शेयर्स मिलते हैं, आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। ठीक है, द होल्डर्स ऑफ GDRs डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स बट ओनली dividends and capital appreciation. Many Indian companies like Infosys, Reliance, Wipro, ICICI ये रेस करते हैं फंड्स थ्रू GDRs। ठीक है, समझ में आ गया आपको? सो ये दो तरीके से होता है, एक फॉरेन पर्सपेक्टिव से, एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, जो ये वाली लाइन लिखी थी ना, इन द इंडियन कंटेक्स्ट GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रॉड बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। इस लाइन को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है, सो इंडियन कंटेक्स्ट में अगर कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है, इनको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है और ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, फंड रेजिंग करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी में, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप देखिए क्या लिखा है, एंड इन सम फॉरेन करेंसी एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी इंडियन कंपनी फंड कहाँ से रेज करना चाहती है? फॉरेन करेंसीज में फंड रेज करना चाहती है, ऐसी जगहों से जो कि लिस्टेड हैं और ट्रेडेड है फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब ये क्या करते हैं? अपने रिसिट्स इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? GDRs। ठीक है, एंड ये GDRs जो हैं ये कन्वर्टेबल होते हैं शेयर्स में, जितने शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो पूरा प्रोसेस होता है डिपॉजिटरी के थ्रू लेने का, वो मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ओके, सो इतनी बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। होल्डर ऑफ GDR कभी भी कन्वर्ट कर सकता है, उसे कभी वोटिंग राइट नहीं मिलती, सिर्फ डिविडेंड मिलता है। और बहुत सारी भारत की कंपनियां जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, ICICI हैव रेज फंड्स थ्रू द इशू ऑफ GDRs। तो इन्होंने फॉरेन करेंसी में फंड रेजिंग की है, जो कि ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंडियन करेंसी। नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ये नेक्स्ट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग का मोड है। सो द डिपॉजिटरी रिसिट इशूड बाय अ कंपनी इन द USA आर नोन एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की कोई कंपनी डिपॉजिटरी रिसिट इशू कर रही है, उसे बोलते हैं ADR। ठीक है, सो ADRs आर बॉट एंड सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट। तो ये बिकती भी अमेरिकन मार्केट में है और खरीदा भी इसे अमेरिकन मार्केट में ही जाता है। लाइक रेगुलर स्टॉक्स, इट इज सिमिलर टू GDR एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन्स लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ USA। ये आउटसाइड, ये ग्लोबली ट्रेड नहीं हो सकता, ये केवल अमेरिका में ही खरीदे और बेचे जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स है। अमेरिका USA की जो डिपॉजिटरी है वो लोग कंपनीज के शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन कंपनीज वो डिपॉजिटरी रिसिट्स को अमेरिकन सिटीजन्स को सेल करती हैं। यहाँ पे कोई भी आउटसाइड पर्सन इसको नहीं परचेज कर सकता। नाउ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, हमारे भारत की डिपॉजिटरी रिसिट्स। सो एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी in the form of depository receipts is created by Indian depository to enable a foreign company to raise funds from the Indian securities market.
ठीक है। सो अगर कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ से पैसा उठाना चाहती है तो वो हमारे IDRs परचेज कर सकते हैं, और हम अगर विदेशी कंपनी से पैसा उठाना चाहते हैं तो हम उनके GDR परचेज कर सकते हैं। और अमेरिका के लोग अगर पैसा उठाना चाहते हैं अमेरिकन कंपनी से तो अमेरिका के ADRs परचेज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं आपको शॉर्ट में तीनों लाइन्स बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन मार्केट से फंडरेजिंग करनी है, इंडियन कंपनी हैज टू रेज फंड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट इन फॉरेन करेंसी, इसको हम बोलते हैं GDRs। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। अब ये इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? 2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, इन्फोसिस और रिलायंस। ये हो गया अपना शॉर्ट नोट नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं अपन शॉर्ट नोट नंबर 2 पर। If American companies wants to do fundraising, ADRs can be preferred। अब आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, द डिपॉजिटरी रिसिट इशूड बाय कंपनी इन USA आर नोन एज ADRs. ADRs are bought and sold in American market like regular stocks, and it is similar to GDR except that it can be issued only to American citizens. GDR जो हैं वो outside अमेरिका भी सेल हो सकते हैं, बट ADRs जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के सिटीजन्स को सेल किए जाएंगे, ठीक है। इट कैन बी सोल्ड not globally, only to the American citizen। Not globally। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया अपना शॉर्ट नोट नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट शॉर्ट नोट नंबर 3 पर। If foreign companies want to do fundraising from India, they can buy Indian depository receipts। denominated in Indian rupee। क्लियर? समझ में आ गया? तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स कोई भी परचेज कर सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ट्रेड होती हैं। कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको, उसकी जो डिनोमिनेटेड शेयर्स है उसमें। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही ट्रेड होती हैं और अमेरिका के ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज इसको इशू करवाती हैं, है ना, वाया देयर डिपॉजिटरी। और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स फॉरेनर्स खरीदते हैं, फॉरेन कंपनी खरीदती हैं ताकि वो इंडिया से इंडियन रुपी में जो है फंड रेजिंग कर सके। कुछ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ की रुपी वैल्यू, जहाँ की वैल्यू ऑफ मनी हमारे इंडिया से भी कम है, सो उनके लिए इंडियन मार्केट बेनिफिशियल होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा टफ टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको इसके कंप्लीट नोट्स बनवाए हैं, ओके, शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं। नाउ
IDR is a specific Indian version of the similar ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। जैसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स पूरे वर्ल्ड में कोई भी परचेज कर सकता है, कोई भी सेल कर सकता है कंपनीज, है ना, बस वो रूट होना चाहिए डिपॉजिटरी के थ्रू, है ना। तो जैसे बाकी डिपॉजिटरी के थ्रू रूट हो रही हैं, तो सिमिलरली इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स भी उसका इंडियन वर्जन है, ठीक है। तो फॉरेनर्स चाहें तो भारत से पैसा उठा सकते हैं बाय परचेजिंग इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, ओके। सो इट इज सिमिलर टू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, बस उसका क्या है, इंडियन वर्जन है। फॉरेन कंपनी इशूइंग IDR शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फॉरेन कंपनी जो है वो IDR जब इशू करती है टू द इंडियन डिपॉजिटरी, है ना, तो ये क्या होता है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट्स हैं। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल है आपके बोर्ड से को लेके, बट आपकी रिफ्रेशर में मेंशन है, तो इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। क्या लिखा है देखिए, द फॉरेन कंपनी इशूइंग IDR डिपॉजिट शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी। जो भी विदेशी कंपनी IDRs को बेच रही हैं, IDR यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिट्स, तो वो क्या करती हैं, अगर उन्हें इंडिया में उसे सेल करना है तो वो इंडियन डिपॉजिटरी जो हमारी NSDL और CDSL है, जो सेबी के अंडर बनी है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, वहाँ पर उसको जमा करवाना पड़ता है उन शेयर्स को, तब जाके वो इंडियन मार्केट में आगे प्रोसेस हो सकता है। क्लियर, मतलब हम फूक के कदम रखते हैं, ठीक है। हम अगर फॉरेनर्स को एंट्री देते हैं ना, चाहे वो FDI क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, चाहे वो फाइनेंसिंग ही क्यों ना हो, तो हम हर चीज़ को रूट करवाते हैं फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, जिसमें प्रॉपर वेरिफिकेशंस होंगे, ओके। नाउ इन टर्न डिपॉजिटरी इश्यूज रिसिट्स टू द इन्वेस्टर्स इन इंडिया अगेंस्ट दीज शेयर्स, द बेनिफिट्स ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स लाइक बोनस, डिविडेंड एटसेट्रा अक्रू टू द IDR होल्डर्स इन इंडिया। समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ according to SEBI guidelines, IDRs are issued to Indian residents in the same way as domestic shares are issued. सो जो IDR हैं भारत के सिटीजन्स को वैसे ही इशू होते हैं जैसे शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं। सो द इशूअर कंपनी मेक्स अ पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस जाता था शेयर्स में, और यहाँ पर पब्लिक ऑफर जाता है, और सेम तरीके से बिडिंग होती है और सेम मेथड से बिडिंग होती है जैसे इंडियन शेयर्स की होती थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC वॉज द फर्स्ट कंपनी दैट इशूड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स इन इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इन जून 2010। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी एक डिटेल है जो आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं। नाउ FCCBs सुपर इम्पॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर आप में से कोई भी CA या CS की प्रिपरेशन करेगा, आपको वहाँ पर एक चैप्टर मिलेगा रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा कंपल्सरीली। इसलिए यहाँ पर 12th क्लास में और 11th क्लास में ध्यान से पढ़ो हर चीज़ को, ठीक है, क्योंकि आगे जाके चीज़ें काम आती हैं। नाउ FCCBs फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड डू लेट मी नो कि ADRs GDRs में कोई डाउट तो नहीं है। Now, foreign currency convertible bonds are equity-linked debt securities that can be converted into equity or depository receipts after a specific period. ठीक है? Thus, a holder of FCCB has the option to either convert them into equity shares at a predetermined price or exchange rate, retaining the bonds. है ना? तो foreign currency convertible bonds ऐसे bonds जो डॉलर्स में है या किसी भी फॉरेन करेंसी में, और वो easily शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है, ऐसे बॉन्ड्स जो किसी फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड हैं और वो इजीली शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज दैट आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी और डिपॉजिटरी रिसिट्स आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। उनका कन्वर्जन तय है। ठीक है, सो दैट्स अ होल्डर ऑफ FCCB हैज द ऑप्शन of either converting them into equity shares at a predetermined rate or exchange rate or retaining the bonds. उसके पास ऑप्शन होता है उसे बॉन्ड्स रखना है या कन्वर्ट करना है। So the FCCBs are issued in a foreign currency, carry a fixed rate of interest which is lower than rate of any other similar non-convertible debt instrument. So इसका जो ब्याज है वो कम रहता है ना। तो FCCBs जो है फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहती है ना। FCCBs आर लिस्टेड ट्रेडेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। ये बहुत सिमिलर है एज टू द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशूड इन इंडिया। ठीक है, सो इंडिया में भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं जो मैच्योरिटी के बाद आप क्या कर सकते हो, इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में। सो तब तक के लिए आप सभी को क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, एंड
शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को और उनको बताना है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं स्टूडेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आई नो कि आप सब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हैं। सो आपको क्या करना है, सर्च बार में जाना है, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करना है एंड फॉलो बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा ये हमारा यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट है। यहाँ पर हम आपको तैयारी करवाते हैं इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज़ की। इंग्लिश मीडियम का चैनल ये है जहाँ पर हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फॉर CBSE बोर्ड। एंड हमारा जो सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, वहाँ पर हम क्लास 6 से 12 तक पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। हम आपको वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो भी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मिल रही हैं वो फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज है अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टूडेंट्स। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून।